हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एटम्स के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक क्लास 9 एंड ऑनवर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लास 9 में स्टार्ट हो जाता है एटम का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और क्लास 10 एंड 11 12 में तो बहुत ज़्यादा डिटेल में एटम पढ़ा जाता है। इसमें कुछ मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एटम के वो यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, जो एक बेस बना देते हैं केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, सो एटम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं मैटर के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि कनेक्ट करने के लिए। ओके, सो मैटर क्या होता है बेटा? एनीथिंग जिसका अपना मास होता है और अपना खुद का वॉल्यूम होता है उसे हम क्या कह देते हैं? मैटर कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, इसका अपना मास है, इसका अपना वॉल्यूम है, सो ये क्या हो गई? मैटर हो गई। ठीक है, जैसे वाटर हो गया, आपके पास अपना खुद का मास है, अपना खुद का वॉल्यूम है, वाटर क्या हो गया? मैटर हो गया। अगर हम वुड की बात करें, वुड क्या है? मैटर है, क्योंकि अपना खुद का मास है, अपना खुद का वॉल्यूम है। ओके, सो इतना आपको समझ में आ गया। अभी आप देख रहे हो कि ये जो मैंने मैटर की फॉर्म्स कुछ लिखी हैं, सो इसमें मैंने कुछ रिप्रेजेंट किया इनको फॉर्मूला से ना। ये आप देख रहे हो कि ये क्या है? ऑक्सीजन एलिमेंट है। मैटर बेसिकली किससे बना होता है? एलिमेंट से मिलके बना होता है। ठीक है, सो ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलके बना है, वाटर यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलके बना है, वुड के अंदर कार्बन होता है, सल्फर होता है, हाइड्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। ठीक है, सो इतने सारे एलिमेंट्स हैं। दैट मीन्स मैटर किससे मिलके बना होता है? डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलके बना होता है। ठीक है, ये एलिमेंट्स हो सकता है केमिकली कंबाइंड हो या हो सकता है जनरली मिक्सड हो। ओके, अब ये जो एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स से मिलकर के मैटर बना है, ठीक है, उन एलिमेंट्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम। ओके, सो अगर डिफाइन किया जाए एटम को, सो ये क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एलिमेंट की, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एक और जो कंडीशन इस एटम के साथ लग जाती है, दैट इज एटम मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इट रियली डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ एटम। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि हो सकता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाए, हो सकता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, और एटम जो होता है दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो दो एलिमेंट्स के बीच में जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें? एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन एलिमेंट्स के। ओके, दी अदर थिंग जो हम बता रहे हैं रिएक्टिविटी के बेसिस पे कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है या नहीं है, उसके बेसिस पे हम एटम को दो टाइप में पढ़ सकते हैं। ठीक है, दो क्लासेस में इजीनेस के लिए। ठीक है, सो एटम को हम कह सकते हैं, एक टाइप के एटम वो होते हैं जो केमिकली रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। एक होते हैं जो केमिकली इनर्ट होते हैं। ठीक है, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। जो केमिकली नॉन रिएक्टिव एटम्स होते हैं, दे आर द स्टेबल वन। ठीक है, कोई भी एटम रिएक्ट इसलिए करता है क्योंकि उसे स्टेबल होना होता है। ओके, अगर ऑलरेडी स्टेबल है एटम तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, और जब वो रिएक्ट नहीं करेगा तो उसे हम क्या कह देंगे? केमिकली इनर्ट कह देंगे। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल जो ऐसे एटम्स के हमारे पास हैं, दोज आर नोबल गैसेस। ओके, नोबल गैसेस केमिकली इनर्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, स्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल इज हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये नोबल गैसेस हैं। ठीक है, जो ऐसे एटम्स जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये स्टेबल हैं। ठीक है, सो दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। देन वी हैव केमिकली रिएक्टिव एटम्स। केमिकली रिएक्टिव एटम्स जो होंगे वो कैसे होते हैं बेटा? जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि अनस्टेबल होते हैं। ये स्टेबिलिटी के लिए रिएक्ट करते हैं। दो तरीके से स्टेबिलिटी एक्वायर कर सकते हैं, मॉलिक्यूल बना करके या फिर आयंस बना करके। ठीक है, रेडिली क्या कर देंगे? या तो अपना कुछ भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लूज करके पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस बना देंगे, या दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर जाएंगे और मॉलिक्यूल बना देंगे, या सेम एटम के साथ भी कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग H2 गैस। ठीक है, H2 गैस के अंदर आप देख रहे हो कि दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? मॉलिक्यूल। और अब क्या हो गया? ये स्टेबल हो गया। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, दोनों ने क्या किया? एक दूसरे के साथ कंबाइन किया और ऑक्सीजन बना दिया स्टेबल। ठीक है, सो हाइड्रोजन एज सच H की हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता।
ठीक है। आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे सोडियम आयन हो गया, या एल्यूमिनियम आयन हो गया, या क्लोराइड आयन हो गया, सल्फाइड आयन हो गया। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि आयंस कैसे बनते हैं। ओके, इतना हो गया। अगर हमें एटम को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करते हैं, अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, सो माना जाता है, ऐसे नॉर्मली कंसीडर किया जाता है कि एटम जो है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, ऐसे ही कंसीडर कर लेते हैं पूरा, क्योंकि इसका कोई वेल डिफाइंड कोई बाउंड्री है नहीं है सच। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो मान ऐसा कुछ होता है कि एटम कुछ स्फेरिकल सी बॉडी होती है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस लाई करता है। ठीक है, सो ये सेंटर में आप पॉजिटिव चार्ज जो देख रहे हो दैट इज न्यूक्लियस। ओके, और ये जो बाहर है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एटम का। क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। दैट मीन्स यहाँ पे सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब यहां से हमको ये समझ में आ रहा है कि एटम कुछ ऐसी चीज है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के प्राणी रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, पर मेनली हम लोग इन तीन को स्टडी करते हैं 9th 10th 11th 12th में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, इसीलिए जब क्योंकि कोई भी एटम है अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, इक्वल हैं, तभी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। पूरे एटम का लगभग 99.94% जो मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। पूरे एटम का 99.94% मास जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं। ये थोड़ा ओवरलैपिंग हो गया, ऐसे ओवरलैपिंग नहीं होता है। एक मिनट, इसको मैं जरा, एक मिनट। ओके, हाँ, ऐसे ओवरलैपिंग नहीं होता है। ठीक है, ऐसे सेपरेट ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। क्यों रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर, प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यहाँ पे काम कर रहा है। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किस किस के बीच में काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है और इसीलिए एटम जो है वो एग्जिस्ट कर। नेक्स्ट हमारे पास आता है एटॉमिक मास। ठीक है, मतलब कि एक एटम का मास क्या होगा अगर एक एटम हम उठा के देखें। ठीक है, सो इसके लिए क्या किया गया, एटॉमिक मास की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो रिलेटिव मास होता है। किससे कंपेयर किया गया होता है, कार्बन 12 एटम के मास से कंपेयर किया गया होता है। सो डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास of its atom as compared with the mass of carbon 12 which is taken as 12। ठीक है, यूनिट्स क्या होती हैं इसकी, AMU जो पहले हम यूज करते थे एटॉमिक मास यूनिट, आजकल हम U यूज करते हैं। U मीन्स यूनिफाइड मास। ठीक है, U का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। ओके, सो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एटॉमिक मास कैसे हम निकालते हैं। जो पहले हम यूनिट यूज करते थे 1 AMU, तो हम लोग एक AMU को कंपेयर कर लेते हैं कि कार्बन के एक एटम के साथ एक AMU का क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, सो 1 AMU जब हम डिफाइन करते हैं एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज इक्वल टू 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, कार्बन 12 एटम का जो मास है दैट इज इक्वल टू 12। सो इस 12 का 1/12 हिस्सा अगर हम ले लें दैट इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिफाइड मास। ठीक है, और इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी एटम का मास। जैसे ऑक्सीजन है उसका 16 आ गया, ठीक है, नाइट्रोजन है उसका 14 आ गया, या जो सोडियम है उसका 23 आ गया। कैसे निकाले गए, कार्बन 12 एटम से कंपेयर करके इनके जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं वो निकाले गए। ठीक है, ये तो था एटॉमिक मास। एक होता है ग्राम एटॉमिक मास।
ठीक है। ये ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? जब भी हम 1 ग्राम एलिमेंट ले लें, ठीक है, 1 ग्राम एटम ले लें किसी भी एलिमेंट के, 1 ग्राम एटम्स ले लें किसी भी एलिमेंट के, तो उसका जो मास होता है दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। या एटॉमिक मास को जब हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। जैसे 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स अगर हमारे पास हैं तो उसका मास कितना हो जाएगा? 1 ग्राम। एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, ठीक है। सो 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स का कितना हो जाएगा? 1 ग्राम। अगर हम बात करते हैं मान लो 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स की, तो उसका मास कितना हो जाएगा? 16 ग्राम्स। एटॉमिक मास वही रहेगा, देखो यही है, बस यूनिट बदल जाएगी क्योंकि ग्राम्स में आपने एटम्स ले लिए, सो यहाँ पे ग्राम लग जाएगा, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स को हम कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, मोलर मास एक्सेट्रा। Till then, keep learning, keep evolving. Thank you. And one more thing, like this video, share and subscribe my channel.